CH1 कर्मकाश। वे फल की चिंता करते, वे सोच पाते कि उनके द्वारा किए गए कर्म का उन्हें क्या फल मिलेगा। कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, यही कुछ सोचा था उन्होंने, लेकिन कर्मों का बोझ उन पर भूत की तरह इस कदर हावी हुआ कि प्रवेश जिंदल अपने बड़े भाई उमेश जिंदल से आज पहली बार ऊंची आवाज में बात कर रहा था। उसकी आवाज घर में गूंज रही थी। भाई साहब, पिताजी ने अपनी सारी जायदाद हम दोनों भाइयों में बराबर बांटी थी। हम दोनों की परवरिश भी एक जैसी ही की थी, लेकिन आपने अपने ही हाथों अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। वो बहुत गुस्से में अकड़ते हुए बोला, विशु, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज मेरे पास धन दौलत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं तुम मुझसे बदतमीजी से बात करो। उसने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मैं अब भी आपकी इज्जत करता हूँ और आपकी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन आप फिर से वही करोगे जो पहले किया था। आप अपने काम में ध्यान नहीं देते, उल्टे सीधे निर्णय लेते हैं, फिजूल खर्च भी आप बहुत ज्यादा हैं। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। विशु, आखिर मैं क्या करूं? मैं जो भी करता हूं वो उल्टा ही पड़ता है। अब तो रिदम भी शादी लायक हो गई है। अगर बाहर यह बात पहुंच गई कि मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूं तो कौन रिदम से शादी करेगा? वह अपने बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, भाई साहब, आप रिदम की चिंता मत करो। वह मेरी भतीजी नहीं, बेटी है। जैसे मेरा रुझान है वैसे ही रिदम है। उसकी शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा और आगे भी उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। तुम इतना सब कर सकते हो लेकिन बिजनेस में मेरी मदद नहीं कर सकते, उमेश जिंदल ने दांत पीसते हुए कहा। उसने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, बिजनेस करना आपके बस का नहीं है, यह मैं जान चुका हूँ। आपको कुछ करना ही है तो मेरी ज्वेलरी शॉप में मेरे साथ काम करिए, मेरे पास ही रहिए। वो आंखें तररता हुआ बोला, मैं तेरा एहसान नहीं लेना चाहता, ना ही तेरा नौकर बन सकता हूँ। उसने एक बार फिर समझाने की कोशिश की, भाई साहब, इसमें नौकर वाली कौन सी बात है? दो भाई इकट्ठे काम नहीं कर सकते क्या? भाभी के दुनिया से जाने के बाद से ही मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप और मैं एक ही छत के नीचे यहाँ रहें। प्रवेश जिंदल का रुझान ज्वेलर्स के नाम से बड़ा शोरूम है। अपनी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार के कारण प्रवेश जिंदल का शोरूम दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति पर है। घर और शोरूम में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। प्रवेश की ही तरह उसकी पत्नी नीता और इकलौता बेटा रुझान का व्यवहार भी सभी से मधुर है। रुझान तो सभी का चहेता है। इसके विपरीत प्रवेश जिंदल का बड़ा भाई उमेश है। सभी से कटु व्यवहार करना उसकी आदत में शामिल है। कोई भी काम जल्दबाजी में करना और अपनी गलती ना मानना उसकी आदत है। आधे अधूरे गलत निर्णयों के कारण बिजनेस में कई बार घाटा खा चुका है और अब एक बार फिर चाहता है कि उसका छोटा भाई प्रवेश उसकी मदद करे, लेकिन इस बार प्रवेश ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। उमेश को प्रवेश का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मजबूरी में उमेश जिंदल अपनी बेटी रिदम के साथ प्रवेश जिंदल के साथ उसके घर में रहने लगा। प्रवेश के साथ शोरूम में भी जाने लगा। वह अपने को अपमानित महसूस करता, लेकिन प्रवेश के सामने उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। रिदम अपने पिता के स्वभाव के विपरीत बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़की है। वह बैंक में नौकरी करती है। रुझान और रिदम की आपस में बहुत पटती है। नीता भी रिदम के साथ रहने से बहुत खुश थी। दोनों घर और बाहर हमेशा साथ रहती। एक दिन रिदम ने नीता से नजरें झुकाते हुए कहा, चाची, मेरे बैंक में मेरे कलीग शिवांग है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। नीता ने रिदम के झुके चेहरे को अपने हाथों से उठाते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। भाई साहब को तुम्हारी शादी की बहुत चिंता रहती है। रिदम ने सकुचाते हुए पूछा, क्या पापा इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सबसे पहले मैं तुम्हारे चाचू से बात करती हूँ। वे शिवांग के बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे। अगर वह अच्छा लड़का होगा तभी हम भाई साहब से आगे बात करेंगे। चाची, शिवांग बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का है। मैं उसे 1 साल से जानती हूँ। नीता ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, रिदम, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शादी ब्याह के मामले में आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम उससे सिर्फ बैंक में ही तो मिलती हो या कहीं बाहर 1-2 घंटे के लिए मिलती होगी। व्यक्ति का असली व्यवहार उसके खुद के परिवार और पास पड़ोस से पता चलता है। तू चिंता मत कर, अगर शिवांग तुम्हारे काबिल होगा तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। ये तुम्हारी चाची का वादा है। रिदम खुश होते हुए नीता के गले लग गई। क्रमशः दोनों भाइयों के बीच मतभेद क्या रंग लाएगा? क्या नीता रिदम से किया अपना वादा पूरा कर पाएगी? अपने कर्मों से व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है, जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। CH2 दोस्ती। रुझान, चलो भाई, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अपना टिफिन बैग में रख लो। नीता ने किचन से आवाज लगाई। नीता जिंदल बहुत अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ अच्छी इंसान भी हैं। मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। अपना और अपनों का ख्याल रखना उन्हें बखूबी आता है। कई नौकरों के होते हुए भी सबके लिए सुबह का नाश्ता और रुझान का टिफिन अपने हाथ से तैयार करना उनके दिल को सुकून देता है। मम्मी, बस मैं तैयार ही हूँ, 1 मिनट में आया। रुझान एक हाथ में बैग लिए और दूसरे हाथ से अपनी टाई ठीक करते हुए ड्राइंग रूम में आया।
टेबल से अपना लंच उठाकर बैग में डाला और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मम्मी नाश्ते में क्या बनाया है? नीता हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए किचन से बाहर निकलते हुए बोली, वही जो तुम रात को बोलकर सोए थे कि सुबह नाश्ते में वेज सैंडविच बनाना। ओ मम्मी सुपर्ब, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हैं। मुझे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन जाने आप ये सैंडविच कैसे बनाती हो, इसमें तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। रुझान ने नीता के हाथ से प्लेट लेते हुए उत्साहित होकर कहा। नीता मुस्कुराते हुए बोली, रुझान तुम भी यह बनाना सीख लो, बहुत ही आसान है और जल्दी भी बन जाता है। हो सकता है 12वीं के बाद तुम्हें पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े तो तुम वहां पर यह आसानी से बनाकर खा सकते हो। वैसे भी रसोई के थोड़े बहुत काम सबको ही आने चाहिए। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, जो करना होगा यही करूंगा। और हाँ, सैंडविच आपने लंच बॉक्स में भी रखा है ना? मेरे दोस्त संजोग को भी यह बहुत ही पसंद है, रुझान ने नाश्ता खत्म करते हुए कहा। नीता हंसते हुए बोली, हाँ भाई, मैंने पहले ही एक्स्ट्रा बना लिया था, मुझे मालूम है तुम संजोग के लिए भी लेकर जाओगे। ओ मम्मी थैंक यू, मैं आपको ऐसे ही दुनिया की बेस्ट मम्मी थोड़ी ना कहता हूँ। रुझान नीता के गले लगते हुए बोला। नीता उसे बैग देते हुए बोली, अच्छा चलो अब स्कूल जाओ, नहीं तो सच में ही लेट हो जाओगे। नीता रुझान के साथ बाहर तक आई। ड्राइवर चंदर ने गाड़ी पहले ही बाहर निकाल रखी थी। रुझान ने चंदर को मुस्कुराते हुए कहा, अंकल चले। चंदर गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकलने लगा तो रुझान बोला, नहीं चंदर अंकल, आप मेरे लिए ये फॉर्मेलिटी ना करा करें, पापा तक ठीक है, मैं तो आपका बच्चा हूँ। चंदर ने कृतज्ञता से रुझान को देखते हुए कहा, जी रुझान बाबा। रुझान ने नीता को बाय किया और गाड़ी सड़क पर तेजी से बढ़ने लगी। रुझान ने संजोग के घर फोन कर कहा, यार मैं घर से निकल चुका हूँ, तू भी सड़क पर पहुँच। चंदर ने मिरर में रुझान को देखते हुए कहा, रुझान बाबा आप रोज संजोग को साथ क्यों लेते हैं? अपने बैग में फ़ोन रखते हुए उसने कहा, क्योंकि वह मेरा दोस्त है, हमारा एक ही रास्ता है और एक ही मंजिल। चंदर ने ऊपर हाथ उठाकर दुआ देते हुए कहा, रुझान बाबा आप बहुत नेक दिल हो, ईश्वर आपको हर बुरी बला से बचाए। रुझान धीरे से मुस्कुरा दिया। सामने सड़क के किनारे पर स्कूल बैग लिए संजोग खड़ा था। चंदर ने गाड़ी रोकी। संजोग रुझान के साथ वाली सीट पर बैठ गया। रुझान ने अपने टिफिन से सैंडविच निकाला और संजोग की तरफ बढ़ा दिया। संजोग की आंखें चमक उठी, अरे वाह, मेरा फेवरेट सैंडविच। वैसे तो मैं नाश्ता करके आया हूं, लेकिन इस सैंडविच के लिए मेरे पेट में हमेशा जगह रहती है। रुझान और चंदर हंसने लगे। संजोग सैंडविच पर हाथ साफ करने लगा। चंदर ने गाड़ी स्कूल गेट पर रोकी। रुझान और संजोग गाड़ी से बाहर निकले। सामने से उनकी ही क्लास के दो जुड़वा भाई दक्ष और यक्ष उन्हें गेट से अंदर आता देख बोले, इस संजोग के मजे हैं। रुझान से दोस्ती का तो सबसे ज्यादा फायदा यही उठा रहा है। क्या शान से गाड़ी से उतरता है जैसे इसी के बाप की गाड़ी हो। तू क्यों अपना दिल जला रहा है? उसके जैसी ऐश चाहिए तो हम भी कर लेते हैं रुझान से दोस्ती। दांत पीसते हुए उसने कहा, अरे कहाँ, वह बात तो सबसे अच्छे से करता है, लेकिन दोस्ती सिर्फ संजोग से ही है। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन वह हमेशा दूरी बनाए रखता है। अच्छा ऐसी बात है तो इस बार मैं कोशिश करता हूँ। यक्ष ने अपने एक हाथ से मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए कहा। यक्ष रुझान से बात करने की कोशिश करता है। रुझान हाँ हूँ मैं जवाब देकर यक्ष से पीछा छुड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। दक्ष दांत पीसते हुए बोला, यह अपने आप को समझता क्या है, कोई दिन इसकी सारी हेकड़ी ना निकाली तो कहना। यक्ष जाते हुए रुझान को देखकर बोला, हमें इससे दोस्ती करनी है, ये कड़वी जुबान उसके सामने मत चलाना, नहीं तो हम जो दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब पर पानी फिर जाएगा। आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन, कभी ना कभी कोई मौका हाथ लगेगा जब रुझान को हमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। दक्ष अपने गुस्से को पी गया, वह यक्ष से सहमत था। क्रमशः क्या दक्ष और यक्ष संजोग और रुझान की दोस्ती में दरार ला पाएंगे? दोस्त और दोस्ती की यह कहानी आपको कैसी लग रही है, समीक्षा में जरूर बताएं। CH3 रिदम की शादी की बात। नीता ने प्रवेश को दूध का गिलास देते हुए कहा, प्रवेश मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। गिलास लेते हुए प्रवेश ने कहा, रिदम एक लड़के को पसंद करती है। नीता ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। प्रवेश पलंग पर बैठते हुए बोला, कौन है वह? वो उसी के साथ बैंक में काम करता है, शिवांग नाम है उसका। प्रवेश सोचते हुए बोला, भाई साहब शायद प्रेम विवाह पर राजी ना हो, वे तो किसी अमीर खानदान में रिदम की शादी करना चाहते हैं। प्रवेश किसी के चाहने से क्या होगा, अगर लड़का लड़की राजी हैं तो हम तुम या कोई और क्या कर सकता है। हमें तो यह चाहिए कि हमारी बेटी जहां भी जाए खुश रहे। आप भाई साहब से इस बारे में बात करें। यही मैं सोच रहा हूं कि भाई साहब से किस तरह बात की जाए। नीता प्रवेश के पास बैठती हुई बोली, पहले आप शिवांग के बारे में छानबीन कर ले कि वह कैसा लड़का है, उसके बाद ही भाई साहब से बात करना। यदि लड़का अच्छा है तो भाई साहब भी शायद ऐतराज ना करें। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, सही मौका देखकर मैं भैया से बात करूंगा। प्रवेश ने खाली गिलास मेज पर रखते हुए कहा।
कुछ दिन बाद, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्रवेश ने उमेश को बाहर जाते हुए देखकर कहा। उमेश ने प्रवेश की ओर देखते हुए कहा, हाँ कहो। भाई साहब, पहले आप बैठिए। उमेश सोफे पर बैठते हुए बोला, जल्दी कहो, मुझे बाहर जाना है। प्रवेश ने साथ बैठते हुए कहा, मुझे रिदम के बारे में कुछ बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? उमेश ने व्यग्रता से कहा। भाई साहब, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, मुझे आपसे रिदम की शादी की बात करनी है। उमेश ने प्रवेश की तरफ आंखें सिकोड़कर देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें उसकी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं खुद उसकी किसी अमीर खानदान में शादी तय करूंगा, जहां वह राज करेगी। राज? प्रवेश ने रुककर सकुचाते हुए कहा, एक लड़का है शिवांग, मैंने उसके बारे में पूछताछ की है। अच्छा लड़का है, हमारी रिदम के लिए सही रहेगा। तुम सुनते नहीं हो, मैंने कहा ना, मैं खुद उसका रिश्ता तय करूंगा, उमेश ने सोफे से उठते हुए कहा। प्रवेश ने जल्दी से कहा, भाई साहब, अपनी रिदम और वह लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। उमेश ने प्रवेश को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, विशु, सोच समझकर बोलो। अभी कह रहे थे तुमने पूछताछ की है और अभी कह रहे हो रिदम उसे चाहती है। प्रवेश ने हिम्मत करते हुए कहा, शिवांग बैंक में रिदम के साथ ही काम करता है। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उमेश गुस्से से लाल हो रिदम को जोर से आवाज लगाए, रिदम, रिदम। रिदम सहमी हुई अपने कमरे से बाहर निकली। नजरें झुकाए वह धीरे से बोली, जी पापा। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तुम्हें पहले ही नौकरी करने को मना किया था, लेकिन तुमने अपनी मर्जी की और अब अपनी मर्जी से शादी भी करना चाहती हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे और तुम। प्रवेश ने साहस बटोरते हुए कहा, भाई साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? लड़का अच्छे पढ़े लिखे खानदान का है, मैं उससे और उसके परिवार से मिल चुका हूँ, बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, हमारी रिदम वहाँ खुश रहेगी। विशु, मैं सब समझ रहा हूँ, ये तुम्हारी ही शह है, नहीं तो मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम ही उसे सब उल्टा सीधा समझा रहे हो। नहीं भाई साहब, यह क्या कह रहे हैं आप समझने की कोशिश करें। समझना मुझे नहीं, तुम्हें है। हम तुम्हारे घर में रह रहे हैं ना, इसलिए अपनी मनमानी करना चाहता है। मेरी बेटी की शादी भी मेरी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उमेश ने गुस्से में कहा। रिदम रोती हुई बोली, पापा, इसमें चाचू का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इन्होंने तो कहा था यदि लड़का ठीक नहीं हुआ तो वे शादी के लिए आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। मैं सब समझता हूँ, यह क्या चाहता है, कहते हुए उमेश घर से बाहर चला गया। रिदम रोते हुए प्रवेश से बोली, चाचू, आपको मेरी वजह से पापा से उल्टा सीधा सुनना पड़ा। प्रवेश ने रिदम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, वे मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें पूरा हक है मुझे डांटने का, तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल भाई साहब मान जाएंगे। नीता पास खड़ी सब सुन रही थी। रिदम को चुप कराते हुए बोली, तू रो मत, बड़ों का गुस्सा थोड़ी देर का ही होता है, उन्होंने तुम्हारे अच्छे के लिए ही ना जाने कितने सपने देखे हैं, उन्हें थोड़ा समय दे, सब ठीक हो जाएगा। जब उनका गुस्सा उतर जाएगा तब फिर से तुम्हारे चाचू उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। रिदम नीता के गले लगकर सुबकने लगी। अगले दिन उमेश रिदम के कमरे में आया। रिदम पापा को देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रिदम के सिर पर हाथ रखते हुए उमेश ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता था तुम जिस घर में जाओ रानी बनकर रहो। रिदम धीरे से बोली, पापा, मैं शिवांग के साथ खुश रहूंगी, वह खुशी मुझे धन दौलत से नहीं मिलेगी, हम दोनों ही नौकरी करते हैं, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, उसके परिवार से मैं मिल चुकी हूँ, आप भी एक बार मिल ले, आप अपनी तसल्ली करें, फिर आपका जो निर्णय होगा मैं मान लूंगी। उमेश, हाँ, मैं गर्दन हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। अपने कमरे में आकर उमेश उदास हो सोचने लगा, यदि आज मेरे पास भी दौलत होती तो प्रवेश की मर्जी बिल्कुल नहीं चलने देता। मेरी बेटी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करती। जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे। मैं जिस काम को भी करता हूँ कामयाब नहीं होता, प्रवेश हमेशा सफल होता है। उमेश अपने हाथ की मुट्ठी बना सोफे पर मारता हुआ बड़बड़ाया, प्रवेश, तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। एक दिन मेरा दिन भी आएगा। चफोर हैदराबाद की ट्रिप। अभी तक आपने पढ़ा, स्कूल में रुझान और संजोग की दोस्ती यक्ष और दक्ष जुड़वा भाइयों को बिल्कुल नहीं सुहाती थी। रुझान के अमीर होने के कारण ये दोनों खुद उससे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन रुझान इनसे दूरी बनाकर रखता है। अब आगे, स्कूल में छुट्टी के समय रुझान और संजोग घर जाने के लिए गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि दक्ष ने रुझान को आवाज लगाई। रुझान ने पलट कर देखा। दक्ष पास आते हुए बोला, यार, तुम्हारे पास केमिस्ट्री के नोट्स हैं जो सर ने बनाने को दिए थे। रुझान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ है। दक्ष भी जबरन मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? नहीं दे सकता, रुझान ने दो टूक जवाब दिया। क्यों यार, ऐसी भी क्या बात है? दक्ष अपनी नाराजगी छिपाते हुए बोला, बात कुछ नहीं है, लेकिन नोट्स अपने लिए अपने ही हाथ से बनाए जाए तो अच्छा रहता है। आखिर हमारे बोर्ड के एग्जाम है, हमें सीरियसली पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरों के नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं।
बुक से पूरा पढ़कर खुद के नोट्स बनाओगे तो ही फायदा है, रुझान ने दक्ष को समझाते हुए कहा। दक्ष नाराज होते हुए बोला, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन लेक्चर तो मत पिलाओ। वैसे मैं जानता हूँ अभी तुमसे संजोग नोट्स मांगता तो तुम जरूर दे देते। हाँ दे देता, क्योंकि हम अधिकतर इकट्ठे ही पढ़ाई करते हैं। मुझे मालूम है वह पहले ही बुक से सब पढ़ चुका है, उसे सिर्फ मदद चाहिए, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं पढ़ते और दूसरों के नोट्स की नकल करते हो, रुझान ने स्पष्ट कहा। दक्ष को गुस्सा आ गया और आंखें दिखाते हुए बोला, ये तुम्हारा चमचा है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। दक्ष की बात सुन रुझान को भी गुस्सा आने लगा। वह जवाब देने ही वाला था कि चंदर गाड़ी के अंदर से बोला, रुझान बाबा आप गाड़ी में बैठो, ऐसे बच्चों के मुंह लगना ठीक नहीं। रुझान गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी जाने के बाद जमीन पर पैर मारते हुए दक्ष बड़बड़ाया, एक दिन तुम दोनों की दोस्ती ना तोड़ी तो कहना, वो मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। यक्ष पास आते हुए दक्ष से बोला, अकेले खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, पागल हो गए हो क्या। दक्ष दूर गाड़ी को ओझल होते देखता हुआ बोला, रुझान और संजोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हैं, दिल करता है इनके पंख काट डालूं। इनकी दोस्ती देखकर मेरे दिल में आग सी लग जाती है, दिमाग फटने लगता है। यक्ष उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बोला, पंख बाद में काट लेना, पहले घर चलो, देर हो जाएगी तो घर पर हमारे पंख कट जाएंगे। यक्ष और दक्ष घर पहुंचे। उनकी मां सविता उन्हें देखते ही बोली, मैंने कल अलमारी में कुछ रुपए रखे थे, वे नहीं मिल रहे, क्या तुमने कहीं देखे हैं। दक्ष ने गुस्से से कहा, हमें क्या पता, खुद ही कहीं रखकर भूल गई होगी, अच्छी तरह घर में ही ढूंढूं। सविता मायूसी से बोली, मैंने सारी जगह ढूंढ लिए लेकिन कहीं नहीं मिले। नहीं मिले तो क्या हमने चुरा लिए, आपने खर्च कर दिए होंगे, वैसे भी आप बहुत भुलक्कड़ हो, रखती कहीं हो और ढूंढती कहीं और हो। दक्ष अपना स्कूल बैग रखते हुए बोला। सविता ने खिन्न मन से कहा, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मेरी इस बात का तुम फायदा मत उठाना बेटा, कोई काम ऐसा मत करना जो हमें और तुम्हें कभी शर्मिंदा होना पड़े। बस घर में आते ही आपका भाषण शुरू हो जाता है, इसीलिए तो घर में आने का कभी मन नहीं करता, जब देखो प्रवचन देती रहती हो। दक्ष गुनगुनाया। सुभद्रा दोनों की तुनक मिजाज और बुरे व्यवहार को महसूस कर रही थी। वो अपने सिर पर हाथ रख सोचने लगी, इन दोनों की परवरिश में हमने क्या कमी कर दी जो इनका व्यवहार इतना बुरा होता जा रहा है। मैंने तो इन्हें कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए, फिर यह क्यों ऐसे होते जा रहे हैं। जिंदल हाउस प्रवेश ने घर में घुसते हुए प्रसन्नता से कहा, नीता मेरे दोस्त विशाल को तुम जानती हो ना, उसकी बेटी की शादी है, हमें बुलाया है। नीता ने प्रवेश के हाथ से बैग लेते हुए कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वह तो हैदराबाद में रहता है, इतनी दूर हम कैसे जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, क्या दिक्कत है, प्रवेश ने हैरानी से पूछा। अरे आपको याद नहीं, रुझान के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं। प्रवेश ने नेता को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मुझे सब याद है नीता जी, एक हफ्ते में कुछ नहीं होता, शादी के बहाने हैदराबाद में घूमना फिरना भी हो जाएगा, वहां जाकर रुझान को अच्छा लगेगा, वैसे भी हमारा बेटा होशियार है, वहां से आकर और अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, रिदम भी चलेगी तो वह यहाँ थोड़ी ना रुक पाएगा, दोनों भाई बहन कुछ समय एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, उसके बाद वहां से आकर रिदम की शादी की तैयारी भी करनी है। नीता ने सहमति में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब जब सब तुमने सोच ही लिया है तो जाना ही पड़ेगा, मैं तैयारी करती हूँ, देखिए इस बात पर रुझान क्या कहता है। वह क्या कहेगा, वो तो खुश ही होगा, मैं जानता हूँ अपने बेटे को। नीता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वह भी अच्छी तरह जानती थी कि रुझान अपनी पढ़ाई और हैदराबाद जाना दोनों काम बखूबी कर सकता है। क्रमशः हैदराबाद की एक ट्रिप उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव लाएगी, जानने के लिए पढ़ते रहें, समीक्षा में जरूर बताएं धारावाहिक आपको कैसा लग रहा है। स्माइल। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे। CH5 हैदराबाद की सैर। अब तक आपने पढ़ा, केमिस्ट्री के नोट्स देने से मना करने पर दक्ष को रुझान पर बहुत गुस्सा आता है, वह यक्ष से संजोग और रुझान की दोस्ती तोड़ने की बात कहता है। दक्ष और यक्ष के बुरे व्यवहार की वजह से उनकी मां सविता परेशान है। प्रवेश नीता, रुझान और रिदम के साथ हैदराबाद में अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाने की तैयारी करते हैं। अब आगे। कई दिनों से संजोग को अकेला ही स्कूल आता देख दक्ष ने संजोग से पूछा, ये रुझान स्कूल क्यों नहीं आ रहा, कोई परेशानी हो गई है क्या। कुछ नहीं, वह अपने मम्मी पापा के साथ हैदराबाद घूमने गया है 1 हफ्ते के लिए, संजोग ने अपना बैग डेस्क पर रखते हुए कहा। दक्ष संजोग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बोर्ड के एग्जाम है, ऐसे में घूमने कौन जाता है। संजोग अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, 1 हफ्ता पढ़ाई ना करने से कुछ नहीं होता, फिर मैं तो हूं ही क्लास में, जो भी इम्पोर्टेंट कराया जाएगा मैं उसे सब बता दूंगा, वापस आकर वह सब कवर कर लेगा। दक्ष संजोग के पास बैठता हुआ बोला, हाँ भाई, दोस्त हो तो तुम जैसा, तुम दोनों की दोस्ती तो पूरे स्कूल में फेमस है, तुमसे दोस्ती के कारण तो वह हमें भी दोस्त नहीं
बनाता। संजोग मुस्कुराते हुए बोला, रुझान बहुत अच्छा दोस्त ही नहीं, अच्छा इंसान भी है। वह सामने मीठा बोलने वाले और पीठ पीछे कड़वा बोलने वालों को पहचानता है। दक्ष सब समझ रहा था कि संजोग का इशारा किस तरफ है। वह खा जाने वाली नजरों से संजोग को घूरता हुआ बोला, संजोग क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी रुझान की तरह अमीर होते? संजोग बैग से कॉपी निकालते हुए बोला, हाँ करता है, लेकिन अपनी मेहनत से। दूसरों के धन को देखकर लालच करना और दिमाग को उसी में उलझाए रखना मेरी आदत नहीं। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे माता पिता जाने किन मुश्किलों से गुजरते हुए हमें इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमें उनकी मुश्किलों को समझते हुए अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करना है। साथ ही अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीतना है। तभी हम अपना और माता पिता का सपना पूरा कर सकेंगे। संजोग की बात सुन दक्ष उसके पास से उठकर चुपचाप से अपनी सीट पर चला गया। एक हफ्ते बाद लंच टाइम में रुझान अपने हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का पिल्ला लिए था, जिस पर सबसे ऊपर चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए 4 शेरों के मुंह बने थे। पिल्ला लगभग 6 इंच का बहुत ही सुंदर शोपीस था। संजोग की तरफ बढ़ाते हुए रुझान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं हैदराबाद से तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। संजोग ने पिल्ला हाथ में लेते हुए कहा, यार ये तो बहुत ही सुंदर है। और बता हैदराबाद की ट्रिप कैसी रही? रुझान बताने लगा तो और दूसरे लड़के भी वहां आकर खड़े हो गए, जिसमें यक्ष और दक्ष भी थे। रुझान उत्साहित हो बोला, यार मजा आ गया, बहुत जगह घूमे। सभी लड़कों ने रुझान को घेर लिया और उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। विराट बोला, रुझान एग्जाम आने वाले हैं, ऐसे में तुम्हें घूमने की छूट कैसे मिल गई? हमारे मम्मी पापा तो आजकल हमें बाहर खेलने भी नहीं जाने देते। रुझान ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, एक्चुअली पापा ने पहले मुझसे प्रॉमिस लिया कि हैदराबाद से आने के बाद मैं अपनी स्टडी पर पूरा ध्यान दूंगा। अब जब इतनी दूर गए ही थे तो घूमने का प्रोग्राम भी बन गया। यक्ष उत्साहित हो बोला, हैदराबाद में क्या क्या देखा तुमने? विशाल अंकल ने रामोजी फिल्म सिटी की बहुत तारीफ की थी तो सबसे पहले हम वहीं गए। सही कहा था विशाल अंकल ने, वाकई रामोजी फिल्म सिटी देखने के काबिल है। और भी लड़कों ने आकर रुझान को घेर लिया। रुझान ने आगे बताया, पता है अंदर जाने के लिए एक टिकट 3000 रुपये की है, लेकिन ये रुपये ज़्यादा नहीं लगते। वे खुद इस बड़ी ई बस में पूरी फिल्म सिटी घुमाते हैं। बेहतरीन, लजीज, कई तरह की डिशेस के साथ लंच देते हैं। हमने जहां लंच किया था वह बहुत सुंदर जगह थी, लग रहा था हम फिल्म स्टार हैं। वहां जाकर फील होता है कि हम हीरो हैं। और हाँ, वहां थिएटर भी था, जिसमें लाइव शूटिंग करके तुरंत फिल्म रिलीज कर रहे थे। यक्ष हैरानी से बोला, अब इतना ज़्यादा भी मत बोल, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने ऑडियंस में से ही 4 बच्चों को बुलाया, मैं भी गया था। फिर उन्होंने कहा कि तुम हीरो हो, ये तुम्हारी हीरोइन और ये 2 गुंडे तुम दोनों का पीछा कर रहे हैं। तुम दोनों डमी बाइक पर आगे हो और ये 2 गुंडे पीछे से तुम पर गोलियां चला रहे हैं। तुम्हें इस बाइक पर बैठकर गोलियों से बचते हुए दिखाना है। हमने ऐसा ही किया। फिर उसमें म्यूजिक, गोलियों की आवाज़ और डायलॉग डाले गए। सबसे आखिर में पर्दे पर सभी को हमारे फिल्म दिखाई गई। दक्ष तुनक कर बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। रुझान भी तेज आवाज में बोला, क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच कहूँ तो जब विशाल अंकल हमें रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बता रहे थे तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। पर जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तब विश्वास हुआ। तुम्हें पता है फिल्मों की बहुत सी शूटिंग वही रामोजी फिल्म सिटी में होती है। सिंघम, बाहुबली और भी बहुत सारी फिल्मों की लोकेशन वहां पर थी। गाइड ने बहुत सारी फिल्मों के नाम के साथ वह जगह भी दिखाए और तुम लोग जानते हो बाहुबली फिल्म के सेट वहां पर हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें उनके फोटो दिखाऊंगा। सभी लड़के रुझान की बातों से प्रभावित हो कहने लगे, यार तूने तो बहुत मजे किए, हमारा भी मन कर रहा है अब तो हैदराबाद जाने का। रुझान खुश होते हुए बोला, हैदराबाद में एक जगह और गए थे, वह हॉरर एस्केप रूम था। तभी लंच टाइम खत्म होने की घंटी बज गई। सबके मुंह से ओहो निकला। रुझान ने कहा, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। सभी अपने अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गए। 6 नीता की शादी। अब तक आपने पढ़ा। हैदराबाद से लौटने पर रुझान स्कूल में सभी को रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बताता है। सभी उसकी बातों में बहुत रुचि लेते हैं। अब आगे लंच टाइम होने पर सभी लड़के रुझान को घेरते हुए कहते हैं, रुझान कल तुम हॉरर एस्केप रूम के बारे में कुछ कह रहे थे, उसके बारे में बताओ हमें। रुझान खुश होते हुए बोला, पता है उस रूम में अकेले किसी को जाने नहीं देते, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मैं और रिदम दीदी अंदर गए थे। अंदर कैमरे लगे थे जिससे बाहर बैठे वहां के ओनर अंदर क्या चल रहा है देख सकते थे। उन्होंने हमें बताया था कि अंदर एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है। अंदर बहुत अंधेरा था, भयानक आवाजें आ रही थी, चारों ओर खून और शरीर के टुकड़े मिले। वेद डरते हुए बोला, असली के? रुझान हंसते हुए बोला, नहीं यार असली नहीं थे, पर माहौल इतना डरावना था कि यह पता होते हुए भी कि सब नकली है फिर भी डर लगता है। हमें वहां 1 घंटे में सारे क्लू ढूंढने थे। वहां की टिकट 2000 रुपये थी।
लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो 1 घंटे में मिस्ट्री सॉल्व कर लेगा उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। पता है 1 घंटा वहाँ इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि पता ही नहीं चलता और मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाती। रिदम दीदी तो सच में ही बहुत डर गई थी। कुल मिलाकर बहुत मजा आया। तभी लंच टाइम खत्म होने की घंटी बजी और सभी को अपनी अपनी क्लास में जाना पड़ा। यक्ष क्लास की तरफ जाते हुए दक्ष से बोला, ये रुझान कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा? नहीं यार, बल्कि ऐसा लग रहा है कि उसे वहां जो महसूस हुआ वह शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। सच बताऊं, अब तो मेरा मन भी कर रहा है हैदराबाद जाने को। यक्ष सिर खुजाते हुए बोला, हमारे नसीब में कहाँ है ये घूमना फिरना, ऐश करना। दोनों मायूसी से सिर हिलाते अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। दोनों की नज़र आगे बैठे रुझान पर पड़ी, जिसका चेहरा खुशी से अब भी दमक रहा था। दोनों को रुझान से ईर्ष्या होने लगी। बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे। सभी जोर शोर से अपनी पढ़ाई में लगे थे। आगे अपना करियर बनाने के लिए अपने पसंद के सब्जेक्ट और कॉलेज के लिए सभी को अच्छी परसेंटेज चाहिए थी। रुझान और संजोग मिलकर पढ़ाई करते, एक दूसरे से नोट्स शेयर करते। कुछ समझ में ना आने पर रुझान अपने ट्यूशन पर डाउट लेकर जाता और वहां से अच्छी तरह समझकर संजोग को बताता। इस तरह से रुझान की डबल प्रैक्टिस हो जाती और संजोग की समस्या भी हल हो जाती। यक्ष और दक्ष भी अपनी पढ़ाई में लगे थे, लेकिन दोनों के ही मन में हैदराबाद की ट्रिप फांस की तरह गड़ गई थी। सपनों में वे खुद को हैदराबाद में घूमते हुए पाते। रुझान के एग्जाम खत्म होते ही घर में रिदम की शादी की तैयारियां होने लगी। एक दिन शिवांग के माता पिता आकर रिदम को शगुन दे गए। 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला। प्रवेश नीता किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने दिल खोलकर रिदम की पसंद की खरीदारी की। उमेश ऊपर से तो सभी को खुश नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस शादी से खुश नहीं था। वह अभी भी चाहता था कि किसी तरह से शादी ना हो, लेकिन रिदम के खिले चेहरे को देखकर वह कुछ कह नहीं पा रहा था। रुझान बहुत खुश था। अब वह सारा समय रिदम के आसपास ही घूमता रहता। कभी उदास होते हुए रिदम से कहता, दीदी आपके जाने के बाद तो मैं अकेला रह जाऊंगा। रिदम उसे गले लगाते हुए कहती, मैं बहुत दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, इसी शहर में ही तो हूँ। जब चाहे मिलने आ जाना और मैं भी आती जाती रहूंगी और यह मोबाइल तो है ही, हम जी भर करके बात किया करेंगे। हाँ दीदी, मैं रोज आपको वीडियो कॉल करूंगा, रुझान खुश होते हुए बोला। रिदम हंसते हुए बोली, अब तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा समय ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। रुझान, हम कहीं भी रहे पर यह प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। रिदम की आंखें नम हो गई। रुझान भी उदास हो रिदम के गले लग गया। रुझान और रिदम को हॉल में देख नीता उनके पास आते हुए बोली, क्या चल रहा है, हमें भी बताओ, दोनों भाई बहन में क्या बातें हो रही हैं? रुझान बोला, मम्मी शादी के बाद दीदी के बिना घर कितना सूना हो जाएगा ना। हाँ बेटा, हो तो जाएगा, लेकिन हर लड़की को शादी के बाद विदा होकर ससुराल जाना होता है। तुम चिंता मत करो, दीदी दूर थोड़ी ना जा रही है, जब मर्जी हो उनसे मिलने जा सकते हो। नीता ने अपने हाथ में पकड़ा एक डिब्बा खोलते हुए कहा, कल मेहंदी की रस्म है, परसों हल्दी और उसके अगले दिन बारात। लो रुझान, तुम ये पहन लो। यह क्या मम्मी, मैं क्या लड़की हूँ जो चैन, कुंडल, अंगूठी पहनूं? मैं बस घड़ी पहन लेता हूँ। नीता हंसते हुए बोली, कैसी बात करते हो, खास मौके पर लड़के भी यह सब पहनते हैं। वैसे भी गोल्ड की चीजें रोज थोड़ी ना पहनी जाती है, तुम्हारे पापा ने भी तो पहना है। रिदम ने नीता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये सब पहनकर तुम बहुत अच्छे लगोगे और तभी तो दुल्हन के भाई लगोगे। रिदम की बात सुन रुझान सोने की घड़ी, चैन, अंगूठी, कुंडल पहन लेता है। अरे वाह मम्मी, ये सब पहनकर तो अच्छा फील हो रहा है। उसकी बात पर रिदम और नीता मुस्कुराने लगी। CH7 लापता रुझान। अभी तक आपने पढ़ा। रुझान हैदराबाद से लौटने के बाद अपनी ट्रिप के बारे में सभी बच्चों को बताता है। एग्जाम शुरू होने पर सभी अपने पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। एग्जाम के बाद रिदम की शादी की तैयारियां होने लगी। अब आगे 3 दिन तक घर में बहुत रौनक रही। शादी समारोह शानदार ढंग से संपन्न हुआ। सभी शादी का इंतजाम देख तारीफ कर रहे थे। रिदम की विदाई के समय रुझान रिदम के गले लग रोने लगा। शिवांग ने आगे बढ़कर रुझान को समझाते हुए कहा, रिदम अभी भी तुम्हारी दीदी है, तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो। अब तो तुम्हें दीदी के साथ जीजू भी मिल गए, मुझसे दोस्ती करोगे? शिवांग ने रुझान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। रुझान ने अपने आंसू साफ कर शिवांग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। शिवांग ने हाथ पकड़ रुझान को गले से लगा लिया। सभी के आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उमेश की आंखों में सिर्फ आंसू थे। रिदम की शादी को 2 दिन हो गए थे। नीता अब भी बहुत व्यस्त थी। रुझान अपने को अकेला महसूस कर रहा था। वह कई बार रिदम से बात कर चुका था, लेकिन आज सुबह ही रिदम और शिवांग हनीमून के लिए शिमला चले गए। नीता ने रुझान को समझाया, अभी कुछ दिन तुम रिदम से फोन पर ज्यादा बातें ना करो। रुझान को उदास देख नीता उसके पास बैठती हुई बोली, बेटा इस तरह उदास नहीं होते। रुझान मुंह बनाता हुआ बोला, मम्मी मैं क्या करूं, इतने दिनों से एग्जाम की वजह से फुर्सत नहीं थी, फिर दीदी की शादी में बिजी रहा, लेकिन अब करने को कुछ भी नहीं है, मैं बोर हो रहा हूं।
टीवी और मोबाइल देखने का भी मन नहीं कर रहा। बेटा ऐसे कैसे चलेगा, मन तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, नीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रुझान खड़े होते हुए बोला, मम्मी मैं थोड़ी देर संजोग से मिलाता हूँ, वैसे भी वो शादी में नहीं आया, मैंने उसे बुलाया भी था। बेटा अभी मत जाओ, बाहर मौसम बहुत खराब है, लगता है बारिश होने वाली है, दिन में भी रात की तरह अंधेरा हो रहा है, नीता ने रुझान को रोकते हुए कहा। मम्मी अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, मैं बिना भीगे उसके घर पहुंच जाऊंगा, रुझान दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। बेटा लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी सी दूर ही तो है उसका घर, अभी 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, रुझान जल्दी से बोला। नीता ने कहा, तुम्हें चंदर गाड़ी में छोड़ आएगा। नहीं मम्मी रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, जितनी देर में आप उसे बोलेगी वह गाड़ी निकालेगा, तब तक तो मैं संजोग के घर पहुंच भी जाऊंगा, रुझान बाय करता हुआ चला गया। शाम को प्रवेश घर में आते ही नीता से पूछा, रुझान कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। नीता ने उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, वो दोपहर से अपने दोस्त संजोग के पास गया हुआ है, रिदम के जाने के बाद बहुत उदास हो गया है, वह घर में बैठा बोर हो रहा था, उससे समय बिताए नहीं बीत रहा। दोपहर से तो बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश में तुमने उसे जाने क्यों दिया, प्रवेश ने चिंतित होते हुए कहा। नहीं, वह बारिश शुरू होने से पहले चला गया था, मैंने उसे इसलिए भेज दिया कि संजोग के साथ उसका दिल बहल जाएगा, तुम चिंता मत करो, नीता ने समझाते हुए कहा। तुम फोन करो, चंदर उसे अभी लेने आ रहा है, प्रवेश बहते हुए बोला, उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह अपना फोन जल्दबाजी में यहीं छोड़ गया है, मैं उसके दोस्त संजोग को फोन करती हूँ। प्रवेश की बात मानकर नीता रुझान को फोन लगाने लगी। नीता ने संजोग को फोन किया लेकिन संजोग का फोन स्विच ऑफ था। नीता ने प्रवेश से कहा, संजोग का फोन स्विच ऑफ है, मैं चंदर को भेज देती हूँ रुझान को लाने के लिए। प्रवेश ने सहमति में सिर हिलाया। बारिश कुछ धीमी हो गई थी। चंदर ने संजोग का दरवाजा खटखटाया। सामने चंदर को देख संजोग हैरानी से बोला, अंकल आप इस समय? मैं रुझान बाबा को लेने आया हूँ, चंदर ने अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहा। उसने चौंकते हुए कहा, रुझान यहाँ नहीं है, वह तो यहाँ नहीं आया, इतनी बारिश में वह मेरे पास कैसे आ सकता है? अब चौंकने की बारी चंदर की थी। कैसी बातें कर रहे हो संजोग, रुझान बाबा दोपहर में बारिश होने से पहले आपके घर जाने की कहकर निकले थे और अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। नीता मैडम ने आपको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। संजोग ने कहा, हाँ मेरा फ़ोन आज ही ख़राब हो गया है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे 3 दिन से अस्पताल में हैं, इसलिए मैं रिदम दीदी की शादी में भी नहीं जा सका। मैंने रुझान को कुछ नहीं बताया ताकि वह मेरे लिए परेशान ना हो। चंदर ने जल्दी से प्रवेश को फ़ोन कर सब बताया। प्रवेश ने संजोग से बात की, क्या रुझान तुम्हारे अलावा कहीं और जा सकता है? घर पर अपनी मम्मी को उसने तुम्हारे पास आने के लिए ही कहा है, कहते हुए प्रवेश की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। संजोग चिंतित होते हुए बोला, नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता रुझान का मेरे अलावा कोई दोस्त है, पर वह मेरे पास नहीं आया। उसकी बात सुनकर प्रवेश के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। क्रमशः कहाँ चला गया था रुझान? क्या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी या फिर CHA खोजबीन? अब तक आपने पढ़ा, रिदम की शादी के बाद रुझान अकेला उदास हो जाता है। वह खराब मौसम में ही अपने दोस्त संजोग से मिलने के लिए घर से निकलता है। ड्राइवर चंदर को संजोग बताता है कि रुझान उसके पास आया ही नहीं। अब आगे प्रवेश के चेहरे के बदलते भाव देखकर नीता ने कहा, क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? प्रवेश बहुत कठिनाई से बोल पाया, वो रुझान। हाँ रुझान, क्या हुआ रुझान को? नीता ने व्यग्रता से पूछा। संजोग के घर नहीं पहुंचा, प्रवेश मुश्किल से बात पूरी कर पाया। क्या? नीता के मुंह से चीख निकल गई। वह हकलाते हुए बोली, लेकिन उसे तो घर से निकले 3 घंटे हो गए, वह तो संजोग के घर जाने की ही कहकर गया था। प्रवेश ने अपने को संभालते हुए कहा, तुम्हारे पास उसके किसी और दोस्त का फ़ोन नंबर है? नहीं, रुझान का तो एक ही दोस्त है, नीता रोते हुए बोली। तुम रो मत, मैं अभी पुलिस इंस्पेक्टर सुजान सिंह को फ़ोन करता हूँ, प्रवेश ने नीता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थोड़ी देर में ही इंस्पेक्टर सुजान सिंह जिंदल हाउस पहुंच गए। सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, किसी के लापता होने पर 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। आप रुझान के सभी दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता करें, हो सकता है वह किसी के साथ या पास चला गया हो। नीता ने रोते हुए कहा, नहीं सर, रुझान ऐसा नहीं है, बिना पूछे या बताए वह घर से बाहर कदम भी नहीं निकालता। इंस्पेक्टर सुजान सिंह ने घर में चारों तरफ देखते हुए पूछा, वह किसी बात से नाराज तो नहीं था, या किसी बात पर आपने उसे डांटा हो? प्रवेश ने कहा, नहीं सर, अभी 3 दिन पहले मेरी भतीजी की शादी हुई है, उसके जाने के बाद से वह उदास था, वह अपने दोस्त संजोग के पास जाने की कहकर घर से निकला था। इंस्पेक्टर सुजान ने सोचते हुए कहा, ठीक है, फिर पहले हम संजोग के पास चलते हैं। ड्राइवर चंदर और प्रवेश के साथ इंस्पेक्टर सुजान संजोग के घर जाने के लिए निकले।
बारिश अब बंद हो चुकी थी। बाहर अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। रुझान के घर से संजोग का घर लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। भारी बारिश और अंधेरा होने की वजह से रास्ता अब भी बिल्कुल सुनसान था। चंदर ने संजोग के घर का दरवाजा खटखटाया। बाहर रुझान के पापा के साथ पुलिस को देख संजोग घबरा गया। इंस्पेक्टर सुजान घर में घुसते ही पहले पूरे घर का मुआयना किया। घर छोटा और साधारण ढंग से सजा हुआ था। संजोग के अलावा घर में कोई नहीं था। इंस्पेक्टर सुजान ने संजोग से रुझान के बारे में पूछा। संजोग ने फिर वही सब बताया जो उसने थोड़ी देर पहले चंदर को बताया था। इंस्पेक्टर सुजान ने खा जाने वाले नजरों से संजोग को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। संजोग की आंखें नम हो गई। वह बोला, सर, रुझान मेरा सबसे अच्छा इकलौता दोस्त है। अब मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पिछले 3-4 दिन से ना हमने फ़ोन पर बात की है और ना ही मिले हैं। रुझान रिदम दीदी की शादी में बिजी था और मैं अपने पापा की वजह से, मेरी माँ उनके पास अस्पताल में ही है। मैं ही सुबह शाम खाना बनाकर अस्पताल ले जाता हूँ और घर का सारा काम भी करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला रुझान से बात करने का, और आज सुबह से मेरा फ़ोन भी खराब हो गया है। संजोग की बात सुन इंस्पेक्टर की आंखें सोचने के अंदाज से सिकुड़ गई। उमेश को घर आने पर रुझान के बारे में पता चला। उसने प्रवेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हमारा रुझान जल्दी ही मिल जाएगा। इंस्पेक्टर की ओर मुखातिब होकर कहा। उमेश बोला, इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी करके रुझान को ढूंढिए। वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, बिना पूछे या बताए वो कहीं नहीं जा सकता। रात होने लगी। रुझान का कुछ पता नहीं चला। प्रवेश और नीता ने सभी जानने पहचानने वाले लोगों के पास फ़ोन करके पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। खोजी कुत्ते भी लाए गए, लेकिन वे रुझान की गंध को घर से बाहर नहीं खोज पाए। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, भारी बारिश की वजह से रुझान की गंध खोजी कुत्ते पकड़ नहीं पा रहे। चारों तरफ रुझान को ढूंढने के लिए सिपाही लगा दिए गए। सभी अस्पतालों में भी रुझान की खोज की गई। सब तरफ से निराशा ही हाथ लगी। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, प्रवेश जी, हो सकता है रुझान को किडनैप किया गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो जल्दी ही किडनैपर की तरफ से फिरौती वसूली के लिए फ़ोन आ सकता है, इसलिए आप सभी के फ़ोन टेप किए जाएंगे। नीता और प्रवेश गुमसुम सोफे पर बैठे हुए थे। नीता की बार बार रुलाई फूट पड़ती। प्रवेश नीता के कंधे पर हाथ रख उसे ढांढस बंधाता, लेकिन खुद उसकी आंखें भी नम थी। उमेश ने प्रवेश के सिर पर हाथ रख कहा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस जल्द ही रुझान को ढूंढ लेगी। प्रवेश अपने भाई का हाथ पकड़ रोने लगा। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, प्रवेश जी, हिम्मत रखिए, जल्दी ही रुझान का कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। आप हमें अच्छी तरह सोचकर बताएं, आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं? कभी आपका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? प्रवेश ने अपने को संभालते हुए रूंधे गले से कहा, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी से झगड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर सुजान ने आगे कहा, जैसा कि आपने बताया, आपकी भतीजी की शादी के बाद से ही रुझान उदास था, तो कहीं वो अपनी दीदी के पास तो नहीं चला गया? नीता सुबकते हुए बोली, सर, मैंने आपको बताया ना, रुझान ऐसा लड़का नहीं है। वह बहुत समझदार और अच्छा लड़का है। बिना बताए वो कोई काम नहीं करता। वैसे भी रुझान को पता था कि रिदम यहाँ नहीं है, हनीमून के लिए शिमला गई है। इंस्पेक्टर सुजान गंभीरता से बोले, देखिए प्रवेश जी, हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है रुझान वैसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन जिस उम्र से रुझान गुजर रहा है, कहना मुश्किल होता है बच्चे क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। क्रमशः क्या हुआ है रुझान के साथ? उसका किडनैप किया गया है या वह रिदम से मिलने गया है? जानने के लिए पढ़ते रहें CH9 सुराग। अब तक आपने पढ़ा, रुझान के लापता होने में पुलिस हर संभावना पर विचार कर रही थी। अब आगे पढ़ें। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा, जिस उम्र से रुझान गुजर रहा है, कहना मुश्किल होता है बच्चे क्या कुछ कर गुजरें। हो सकता है वह रिदम के पास शिमला चला गया हो। नीता ने उलझन भरे स्वर में कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? एक लड़का सोफे पर बैठा बोर हो रहा है, तभी उसे ख्याल आता है अपने दोस्त संजोग से मिलने का। वह चप्पल पहने हुए, बिना किसी सामान, बिना किसी रुपए पैसे के, इतनी दूर बिना बताए, बिना तैयारी किए अचानक कैसे जा सकता है? इंस्पेक्टर सुजान ने धीरे से कहा, आप ठीक कह रही हैं। वैसे रिदम जी शिमला से कब वापस आएंगी? नीता ने बताया, हमने अभी उसे रुझान के बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे वो 2 दिन बाद आने वाली है। नीता और प्रवेश की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उमेश भी अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोते हुए बुदबुदाया, प्रवेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं कैसा भी भाई हूँ, फिर भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। 2 दिन हो गए थे, रुझान का कुछ पता नहीं चला था। रिदम को भी खबर कर दी गई। रिदम और शिवांग शिमला से तुरंत लौट आए। रिदम और नीता गले लगकर बहुत रोई। शिवांग ने प्रवेश को दिलासा दिया। इंस्पेक्टर सुजान सिंह ने रिदम और शिवांग से पूछताछ की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अभी तक फिरौती के लिए कोई फ़ोन भी नहीं आया था। घर के सभी नौकरों से पूछताछ की गई। चंदर भरे गले से बोला, साहब, ये परिवार बहुत ही अच्छा है। सर और मैडम कभी किसी से गलत ढंग से बात नहीं करते। हम सभी नौकरों को भी बहुत इज्जत देते हैं। रुझान बाबा भी ऐसे ही हैं।
ये सब क्या हो गया? साहब, आप हमारे रुझान बाबा को जल्दी ढूंढिए। इंस्पेक्टर सुजान ने कहा। चंदर, तुम अच्छी तरह सोच कर बताओ, रुझान का किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? उसके दोस्त संजोग के बारे में क्या जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, संजोग भी अच्छा लड़का है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों दोस्त अपने में खोए रहते हैं, किसी तीसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं था। थोड़ी देर रुककर चंदर ने सोचते हुए कहा, एक दिन रुझान बाबा की कक्षा का एक लड़का जरूर बाबा से गलत ढंग से बात कर रहा था। तब मैंने रुझान बाबा को कहा था कि ऐसे बच्चों से बात ना करना ही ठीक है। इंस्पेक्टर सुजान ने पूछा, क्या तुम उनके नाम जानते हो? नाम तो नहीं जानता, लेकिन वे दो भाई हैं और एक जैसे ही दिखते हैं, चंदर ने सोचते हुए कहा। रिदम और शिवांग जिंदल परिवार के पास ही रुक गए। नीता की तबीयत बहुत खराब थी। रिदम एक मिनट भी उन्हें अकेला ना छोड़ती। शिवांग भी पूरी कोशिश कर रहा था उनके दुख बांटने की। उमेश अब भी अपने दामाद शिवांग से ठीक से बात नहीं कर रहा था, जिसे इंस्पेक्टर सुजान की तेज नजरों ने भांप लिया था। इंस्पेक्टर सुजान की नज़र उमेश की हर हरकत पर थी। शोरूम के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई। सभी ने बताया कि जिंदल परिवार में शादी के कारण शोरूम कई दिनों से बंद था। प्रवेश ने बताया, जिस दिन रुझान लापता हुआ उस दिन शोरूम थोड़े समय के लिए खोला गया था क्योंकि कोई बड़ी डील होने वाली थी, जिसके लिए भाई साहब शोरूम गए थे। उमेश ने कहा, खराब मौसम के कारण उस दिन डील नहीं हो पाई। दोपहर में मैं शोरूम बंद करके अपने काम से चला गया था। केस उलझता ही जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर सुजान उमेश के बारे में प्रवेश से पूछते हैं, लगता है आपके भाई साहब को अपना दामाद पसंद नहीं, क्या यह विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है? प्रवेश ने इंस्पेक्टर सुजान को रिदम और शिवांग के प्रेम और उस पर उमेश की राय और शादी होने तक सारी बात बताई, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर सुजान की आंखें चमक उठी। इंस्पेक्टर सुजान रुझान ज्वेलर्स शोरूम पहुंचे। वह एक सुंदर और बड़ा शोरूम था, जिसमें कई कर्मचारी काम करते थे। सभी कर्मचारियों से एक बार फिर पूछताछ की गई। इंस्पेक्टर सुजान ने शोरूम के वॉचमैन को बुलाकर पूछा। शोरूम के वॉचमैन बहादुर ने बताया, साहब, मेरी ड्यूटी शोरूम बंद रहने पर भी होती है। उस दिन बड़े साहब उमेश बारिश शुरू होने से पहले शोरूम बंद करके बाहर निकले थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद वह लौटकर आए, शोरूम खोला और थोड़ी देर में फिर से बंद करके चले गए। जिंदल परिवार के सभी के फोन लोकेशन की रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर कुशल के हाथों में थी। सब इंस्पेक्टर कुशल ने कहा, सर, नीता जी की फोन लोकेशन जिंदल हाउस की है। प्रवेश जी उस दिन दूसरे शहर गए हुए थे, फोन लोकेशन भी यही बता रही है। लेकिन उमेश ने कहा है, शोरूम बंद करने के बाद वह अपने काम से चला गया था, लेकिन उसके फ़ोन की लोकेशन शोरूम की ही आ रही है। इसका मतलब वह जहां गया था, अपने साथ फ़ोन नहीं ले गया था। ये बात उमेश ने हमें नहीं बताई है। इंस्पेक्टर सुजान ने सोचते हुए कहा। शोरूम के वॉचमैन ने बताया कि शोरूम बंद करने के बाद उमेश लौटकर दोबारा शोरूम आया था, तब वो फ़ोन लेने ही आया होगा। इंस्पेक्टर सुजान अपनी कुर्सी से खड़े होकर टहलते हुए बोले, प्रवेश जी ने हमें बताया है कि उनके भाई साहब उनसे आर्थिक मदद चाहते थे, लेकिन प्रवेश जी ने इनकार कर दिया। उमेश अपनी बेटी की शादी शिवांग से नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रवेश जी ने उमेश की यहाँ भी नहीं चलने दी। उमेश के मन में प्रवेश के लिए गुस्सा था। हो सकता है अपने छोटे भाई से बदला लेने के लिए रुझान का किडनैप किया हो या किसी से करवाया हो। हमें उमेश से सख्ती से पूछताछ करनी पड़ेगी। CH10 परिवर्तन। अब तक आपने पढ़ा, इंस्पेक्टर सुजान को उमेश जिंदल पर शक होता है। उमेश के फ़ोन लोकेशन और बयान भी मेल नहीं खाते। अब आगे। प्रवेश जिंदल दंदनाते हुए पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और गुस्से में बोला, इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को तो अभी तक ढूंढ नहीं पाए, बल्कि मेरे भाई साहब को और पकड़ लिया। वे निर्दोष हैं। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, वे कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर सुजान ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, प्रवेश जी, आपके भाई ने हमें पूरा सच नहीं बताया। वे उस दिन दोपहर में कहाँ पर थे? उनका फ़ोन शोरूम में ही था, उनके फ़ोन लोकेशन शोरूम की ही है, लेकिन वॉचमैन के बयान के मुताबिक यह उस समय शोरूम में नहीं बल्कि कहीं बाहर गए थे। आपके भाई साहब कहाँ गए थे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वे तो मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है, तो फिर हमारा उन पर शक करना वाजिब है। इंस्पेक्टर सुजान सिंह की बातों का प्रवेश पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तेवर से बोला, इंस्पेक्टर, आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। मैं वकील को साथ लाया हूँ, आप इसी वक्त मेरे भाई को रिहा कीजिए। प्रवेश जिंदल के वकील ने एक कागज़ इंस्पेक्टर सुजान की तरफ बढ़ा दिया। वह कागज़ देख इंस्पेक्टर सुजान ने सिपाही को इशारा किया। थोड़ी देर में उमेश जिंदल नजरें झुकाए प्रवेश के साथ घर आए। भाई साहब, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, आप थक गए होंगे, प्रवेश ने घर में घुसते हुए कहा। उमेश अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ रोते हुए कहने लगे, विशु, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें पहचानने और समझने में मुझसे भूल हो गई। प्रवेश अपने भाई के गले लग गया। उमेश की आंखें नम हो गई। उसने आगे कहा, मैं तुम्हारी तरक्की से जलता था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखी। तुम परिवार से इतना प्यार करते हो, लेकिन मैंने कभी अपने परिवार को समय नहीं दिया। प्रवेश, तुमने रिदम की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की तो मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत रोष था। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था।
प्रवेश ने पानी का गिलास अपने बड़े भाई साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब आप शांत हो जाए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही पहले कभी थी। उमेश ने प्रवेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं विशु, आज मुझे अपने मन का मैल बाहर निकाल लेने दो। मैं कभी तुम्हें देखकर खुश नहीं हुआ, लेकिन आज तुमने मुझ पर विश्वास जताया तो मेरी ईर्ष्या, जलन सब शांत हो गई। मुझे अपनी कमियां नजर आने लगी, तुम्हारे और अपने स्वभाव का अंतर समझ आ गया। प्रवेश के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। वह भाई साहब को गले लगाते हुए बोले, मैं जानता हूं आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उमेश पानी पीने के बाद बोला, विशु, मैं पुलिस को तो नहीं बता सका, लेकिन तुम्हें जरूर बताऊंगा। प्रवेश ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती। नहीं विशु, बताना जरूरी है, तुम्हें भी तो पता चले मैं किस हद तक गिरा हुआ हूँ। दोनों सोफे पर बैठ गए। उमेश ने सिर झुकाए कहा, मेरा बहुत समय से एक औरत से नाजायज संबंध है, उसी संबंध के चलते मैंने अपनी पूरी दौलत लुटा दी। विशु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, घर में जवान बेटी के होते हुए भी मैं बुरे कर्मों में लिप्त रहा। जब मैं कंगाल हो गया तो वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि यदि मैंने उसकी मांगें ना पूरी की तो वह हमारे बीच के संबंधों के फोटो उजागर कर मुझे बदनाम कर देगी। प्रवेश हैरानी से अपने भाई उमेश को देख रहा था। उमेश ने आगे कहा, उस दिन उसने कहला भेजा कि 24 घंटे में मैं उसे 1 करोड़ रुपए दे दूं, इसके बाद वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगी और वह ये शहर छोड़कर चली जाएगी। उस दिन मैं उसी के पास गया था, जल्दबाजी में फ़ोन शोरूम में ही छूट गया। मैं किसी तरह से रोकर गिड़गिड़ा कर कुछ दिन की मोहलत लेकर लौटा था। घर आने पर रुझान के लापता होने का पता चला, लेकिन अब वो फिर मुझे धमकी दे रही है। सारी बात सुनकर प्रवेश ने कहा, भाई साहब, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप ये सब छोड़ देने का वादा करो तो अब भी सब ठीक हो सकता है। उमेश भरे गले से बोला, मेरा भ्रम बहुत पहले ही टूट चुका है प्रवेश, मुझे इस जाल से निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। भाई साहब, बस आप मुझे उस जगह का एड्रेस दीजिए और इत्मीनान रखिए, सब ठीक हो जाएगा, प्रवेश ने उमेश के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। 2 दिन बाद प्रवेश ने उमेश को एक पैकेट दिया। उमेश ने पैकेट खोला, उसमें रखे फोटो और नेगेटिव देखकर उमेश के हाथ कांप गए। वह शर्मिंदा हो सिर झुका आंसू बहाने लगा। कांपते हुए उसने प्रवेश से कहा, इतनी जल्दी यह सब कैसे हुआ? भाई साहब, मैंने उसकी सारी मांगें पूरी कर दी, उसे बस दौलत चाहिए थी। वह इस शहर को छोड़कर चली गई है इस वादे के साथ कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन यदि वो फिर लौट आए तो? उमेश ने आशंका जाहिर की। नहीं भाई साहब, आप इत्मीनान रखिए। उमेश के हाथ स्वतः ही अपने छोटे भाई के आगे कृतज्ञता से जुड़ गए। क्रमशः कहानी आपको कैसी लग रही है समीक्षा में जरूर बताएं। अगर रुझान के गायब होने में उमेश का हाथ नहीं तो फिर उसके साथ हुआ क्या है, जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें स्माइल।